नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट विद रिंकू चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का अभी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, तो एनटीपीसी के एग्जाम में आपको हम स्टैटिक जीके करा रहे हैं और स्टैटिक जीके में हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप इस क्लास को एक बार देख लेंगे तो आपको यहाँ से बहुत कई क्वेश्चन आपको एनटीपीसी के एग्जाम में जो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं वह कवर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट कब आया था। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डी गामा कालीकट कब आया था। ऑप्शन है 1350, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1523 और ऑप्शन डी 1612। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह भारत कब आया था। 1350 में आया था, या 1498 में आया था, या फिर 1530 में आया था, या फिर 1612 में। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा 1498। एक मिनट, आपका जो आंसर होगा दोस्तों यह होगा 1498। 1498। तो जो वास्को डी गामा था, यह कालीकट 1498 ईस्वी में आया था और यह एक वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। आप यहाँ पे देख लीजिए वास्को डी गामा, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाली यात्री था। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा गवर्नर था, वह कौन सा अंग्रेज था जो कि पुर्तगाली था, जो कि नीला जल योजना से संबंध रखता है, अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित है। आपका पहला ऑप्शन है द अल्मीरा, दूसरा है अल्बुकर्क, सी है डुप्ले, तथा जो डी है वह है रॉबर्ट क्लाइव। तो जो नीले जल की नीति से संबंधित था दोस्तों वह था अल्मीरा। तो अल्मीरा को नीले जल से संबंधित बताया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले संबंध कौन लोग थे। तो आपको ऑप्शन है डच, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी और ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे, तो आपका जो ऑप्शन होगा वह होगा पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद फिर आते हैं जो दूसरे आते हैं डच आते हैं, उसके बाद फिर अंग्रेज आते हैं, उसके बाद फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली, उसके बाद फिर डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो इस तरह से इनका क्रम है कि सबसे पहले कौन आया था और सबसे लास्ट में कौन आता है। तो सबसे लास्ट में आपके आते हैं फ्रांसीसी। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम लोग देखते हैं, सॉरी, तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन है। तो हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। ऑप्शन ए है डीआई, ऑप्शन बी है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी है अल्मीरा, ऑप्शन डी है अल्बुकर्क। तो आपको बताना है कि जो पुर्तगाली उपनिवेश था उसका प्रथम वायसराय भारत में कौन था। ऑप्शन ए डीआई, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्मीरा, ऑप्शन डी अल्बुकर्क। तो जो प्रथम वायसराय था वह था दोस्तों अल्मीरा। तो अल्मीरा जो था वह पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने, यहाँ पे आप
कि किसने, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करता है वह कौन था। पहला है गेस्टर कोरिया, दूसरा है अल्बुकर्क जमोरिन, तथा सी है कि यहाँ पे दोस्तों ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक ही में लिखा गया है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, इसको आप यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे इसमें डी में रहेगा अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट के बंदरगाह पर स्वागत किया था? ऑप्शन ए गेस्पर कोरिया, ऑप्शन बी है जमोरिन, ऑप्शन सी है डाल अल्मेदा और ऑप्शन डी है अल्बुकर्क। तो जो इसका पुर्तगाली जो था अर्थात जो वास्को डी गामा था, इसका स्वागत कौन करता है? तो इसका स्वागत कालीकट बंदरगाह पर जमोरिन करता है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोमा डियाज तथा जॉर्ज ऑस्टन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत में पुर्तगाली वायसराय का जो वास्तविक संस्थापक था वह कौन था? तो आपका आंसर होगा अल्बुकर्क। यह भारत में पुर्तगाली वायसराय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन ए है अज्जी द्वीप में, ऑप्शन बी है कन्नानौर में, ऑप्शन सी है कोचिन में, ऑप्शन डी है गोवा में। तो आपको बताना है कि जब पुर्तगाली भारत आए थे तो उन्होंने सर्वप्रथम किस स्थान पर प्रथम बार दुर्ग का निर्माण किया था? तो वह स्थान आपका था कोचिन। तो कोचिन में पुर्तगाली ने प्रथम बार दुर्ग का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? अड्डा बनाया था, ये आपका ये था है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में किसने लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी है फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी है डेनमार्क वासियों ने और ऑप्शन डी है अंग्रेजों ने। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पुर्तगाली जो थे वह हिंद महासागर में समुद्री जहाजों को लूटपाट करते थे और उनसे टैक्स वसूलते थे, और वह कहते थे अगर यहाँ से गुजरना है तो आपको टैक्स देके गुजरना पड़ेगा, और जो जहाज वाला टैक्स नहीं देता था उसकी जहाज को वह लोग आगे जाकर लूट लेते थे। तो वह थे पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। तो आपका आंसर ए सही होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं निम्नलिखित में से कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कलकत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था वह कौन था? ऑप्शन ए है चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी है जॉब चार्नर, ऑप्शन सी है गैरल एंगियार और ऑप्शन जो डी है दोस्तों वह आपका जे विलियम नॉरिस। तो आपको बताना है कि कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जो कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक था वह था जॉब चार्नर, और जो गैरल एंगियार था यह बम्बई का संस्थापक था। यह बम्बई का संस्थापक था, यह बम्बई का संस्थापक था। तो कलकत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था दोस्तों वह था जॉब चार्नर और बम्बई का संस्थापक गैरल एंगियार था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो आपका ऑप्शन है कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे और ऑप्शन डी दिल्ली। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ पे होती है? कलकत्ता में होती है या मद्रास में होती है या बॉम्बे में होती है या फिर दिल्ली में होती है? तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह होगा मद्रास। तो मद्रास में सर्वप्रथम भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो मद्रास में होती है। अगला क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था। अर्थात प्रश्न का मतलब यह है कि जब लंदन में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो उसमें भारत में बादशाह कौन था। आपको बताना है तो उसमें भारत बादशाह कौन था, अकबर था या फिर जहांगीर था या फिर शाहजहां था या फिर औरंगजेब था। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी, 1600 ईस्वी में। और इस समय पूछा जा रहा है कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था, किसका शासनकाल चल रहा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तो उस समय भारत में जो मुगल बादशाह थे वह थे अकबर। क्योंकि अकबर की 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और 1605 ईस्वी में मृत्यु के बाद फिर जो अगला शासक बनता है वह जहांगीर बनता है। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो भारत का बादशाह था दोस्तों, वह था आपका बादशाह अकबर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां तथा ऑप्शन डी औरंगजेब। तो आपसे पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और भारत आने के बाद सर्वप्रथम उसने अपना पहला कारखाना स्थापित किया, तो उस समय जो ये भारत में मुगल बादशाह था वह कौन था, अकबर था या फिर जहांगीर था या फिर शाहजहां था या फिर औरंगजेब था। तो आपको बताना है कि उस समय भारत का बादशाह कौन था। तो उस समय क्योंकि जब अकबर था तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आई नहीं थी भारत, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड में गठन हुआ था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, कब आती है, 1608 ईस्वी में। क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उस समय 1605 में जहांगीर शासक बनता है। और जब जहांगीर के शासन में यह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, तो जाहिर सी बात है जब उसके शासनकाल में भारत आएगी तो फिर उसी के शासनकाल में वह अपना कारखाना स्थापित करेगी। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा जहांगीर। तो वह बादशाह जहांगीर था जिसके शासनकाल में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो इस तरह से आपका जो आंसर होता है यह बी होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसमें है ईस्ट इंडिया के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। आपका प्रश्न है दोस्तों कि वह कौन सा अंग्रेज गवर्नर था जिसको जो मुगल बादशाह औरंगजेब था इसने निष्कासित कर दिया था। ऑप्शन ए है एंगियार को, ऑप्शन बी है सर जॉन चाइल्ड को, ऑप्शन सी है सर जॉन गेयर को और ऑप्शन डी है सर निकोलस वेक को। तो आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। अंगियार को किया गया था या फिर सर जॉन चाइल्ड को किया गया था या फिर सर जॉन गेयर को किया गया था या फिर सर निकोलस वेक को। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा सर जॉन चाइल्ड। तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। यह प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कर्नाटक युद्ध था यह किन किन के मध्य लड़ा गया। ऑप्शन ए अंग्रेज व फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है अंग्रेज व डच, ऑप्शन सी है अंग्रेज व मराठे तथा ऑप्शन जो डी है दोस्तों वह है हैदर अली व मराठे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो यह अंग्रेज व फ्रांसीसी जो कर्नाटक युद्ध था यह किन के मध्य लड़ा गया। तो कर्नाटक युद्ध जो होता है दोस्तों वह आपका ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य होता है यह। और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध यह कब हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों
1746 से 48 के मध्य, और यह किसके किसके मध्य रहता है? अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य। यह अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य यह युद्ध हुआ था, और कब हुआ था? 1746 से 48 में। तो आपसे पूछा गया कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो वह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया, और इनके कुल 3 युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अगला हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, फ्रांसीसी यहाँ पे है, फ्रांसीसी। तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि किसे भारत में, निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए है रिस्लो, ऑप्शन बी है मंजारे, ऑप्शन सी है काल्बर्ट तथा ऑप्शन डी है फ्रैंको मार्टिन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? रिस्लू था, या फिर मंजारे था, या फिर काल्बर्ट था, या फिर फ्रैंको मार्टिन? तो जो आपका आंसर होगा वह होगा सी। तो यह जो लुई चौदहवां था उसका एक मंत्री था जिसका नाम था काल्बर्ट। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना उसके लुई चौदहवें के मंत्री काल्बर्ट के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि काल्बर्ट लुई चौदहवां का, लुई 14वें के शासन में मंत्री पद पर था, मंत्री पद पर था। तो जो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है वह होती है काल्बर्ट के द्वारा, और यह लुई 14वें के शासन में एक मंत्री था, अर्थात यह मंत्री के पद पर विराजमान था। अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल में निम्न में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? बंगाल में निम्न में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? बंदेल, हुगली, चिंसुरा या श्रीरामपुर? तो आपको बताना है कि डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया? तो इन्होंने हुगली में अपना कारखाना स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे डच है दोस्तों, ये आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो आपको बताना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन ए है 1601, ऑप्शन बी है 1632, ऑप्शन सी है 1602 और ऑप्शन डी है 1651। तो आपको बताना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो वह किया था 1632 में। तो आपका जो आंसर होता है वह होता है 1632। तो 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी जो फैक्ट्री थी उसको लगाया था। अगला क्वेश्चन आपका देखो, कौन है? उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस क्षेत्र को बताइए, वह क्षेत्र बताइए जहां से यूरोप वासियों को सबसे ज्यादा सोडा और अफीम प्राप्त होता था, उस क्षेत्र का नाम बताना है। तो ऑप्शन में आपका है बिहार, दूसरा है गुजरात, सी है बंगाल और डी है मद्रास। तो आपको इसमें से बताना है कि वह कौन सा क्षेत्र था जहां से यूरोप वासियों को सबसे ज्यादा सोडा तथा अफीम प्राप्त होता था। तो वह क्षेत्र था दोस्तों बिहार। तो बिहार से यूरोप वासियों को सबसे ज्यादा अफीम और सोडा प्राप्त होता था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब आते हैं 18 की तरफ। तो देखते हैं, निम्नलिखित यूरोप वासियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? उसने कहने का मतलब यह है कि वह कौन से यूरोपवासी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व भारत में सबसे लास्ट में आए। आपने देखा होगा कि सबसे पहले अंग्रेज आते हैं, सॉरी सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं,
उसके बाद फिर डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, और फिर लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। तो आपको बताना है कि वह कौन से यूरोपीय थे जो भारत में सबसे लास्ट में आए। तो वह थे फ्रांसीसी, क्योंकि सबसे पहले डच और पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद फिर डच आते हैं, उसके बाद फिर अंग्रेज आते हैं, और उसके बाद फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो इस तरह से सबसे लास्ट में जो आते हैं दोस्तों वो आते हैं फ्रांसीसी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। आपको बताना है कि वह कौन सा व्यक्ति था जो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। यह प्रश्न आपका RO 2021 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वह मुगल सम्राट था, कौन सा वह व्यक्ति था जो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर माना जाता है। आपका ऑप्शन ए है सरफराज खान, ऑप्शन बी है मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन सी है अली वर्दी खान, तथा ऑप्शन डी है दोस्तों मोहम्मद खान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो वह था आपका मुर्शिद कुली खान। क्या था? मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का नियुक्त अंतिम गवर्नर माना जाता है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्रश्न है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी भारत में प्रथम निर्णायक सफलता कौन सी मानी जाती है, कौन सी उसकी प्रथम निर्णायक सफलता थी। हालांकि वह जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो पहले तो वह व्यापार करने आई थी, फिर धीरे धीरे जब यहाँ की स्थितियाँ देखी, यहाँ की परिस्थितियाँ देखी, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वह आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। तो इनकी जब कमजोरियों को उसने देखा तो फिर पहले तो वह व्यापार करने के उद्देश्य से आए, लेकिन जब यहाँ की राजनीतिक स्थिति देखा तो फिर यहाँ पे राजनीति में भी वो अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता उसकी कौन सी मानी जाती है। बक्सर का युद्ध, या फिर प्लासी का युद्ध, या फिर पानीपत का युद्ध, या हल्दीघाटी का युद्ध। तो आपको बताना है कि जो निर्णायक उसकी सफलता मानी जाती है वह कौन सा युद्ध था, बक्सर का था, या प्लासी का था, या फिर पानीपत का युद्ध था, या फिर हल्दीघाटी का। तो वह था दोस्तों बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो होता है वह इसकी निर्णायक सफलता मानी जाती है। तो बक्सर का युद्ध कब होता है? तो आप यहाँ पे बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764 में, 1764 में 1764 में बंगाल के नवाब तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। अंग्रेजों के मध्य हुआ। और जो प्लासी का युद्ध होता है यह दोस्तों 1757 में होता है। प्लासी का युद्ध यह 1757 में होता है। और जो पानीपत का युद्ध होता है, तो पानीपत के 2-3 युद्ध होते हैं, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है वह होता है 1761 में। और हल्दीघाटी का युद्ध तो ये अलग है। तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सफलता मानी जाती है वह मानी जाती है बक्सर का युद्ध, क्योंकि जो प्लासी का युद्ध था तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी वह क्या कहते हैं कि इसने जो उसके बंगाल के नवाब था, बंगाल के नवाब का जो सेनापति मिर्जापुर था उसको अपनी तरफ मिला लेता और इस तरह से यह अपनी चाल चल के इस युद्ध को जीत लेता है। लेकिन जो बक्सर का युद्ध होता है यह इनकी सेना जो रहती है, उनकी जो सैन्य कुशलता रहती है उसके बल पर यह बक्सर का युद्ध जीतते हैं। तो इस प्रकार से जो बक्सर का युद्ध होता है वह ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक सफलता मानी जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया
आपसे पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1761 में, 1757 में, 1760 में या फिर 1767 में। तो जो प्लासी का युद्ध होता है दोस्तों वह होता है 1757 ईस्वी में। और 1760 की बात करें तो 1760 में यह बांडीवास का युद्ध होता है, बांडीवास का युद्ध। 1760 में बांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। तो इस तरह से आपका जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया वह लड़ा गया 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एम्सहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपको बताना है कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था वह कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था या फिर लॉर्ड एम्सहर्स्ट था या फिर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो इसमें कौन था जो कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? सॉरी, तो वह था दोस्तों आपका रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के समय ही 1764 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जीता, बक्सर का युद्ध हुआ। तो इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24, प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, तो आपने देखा। और किसके किसके मध्य हुआ? बंगाल के गवर्नर तथा अंग्रेजों के मध्य, जिसमें कि बंगाल के जो गवर्नर थे सिराजुद्दौला, बंगाल के जो गवर्नर जो थे वह सिराजुद्दौला थे और उनका जो सेनापति था मिर्जाफर। तो अंग्रेजों ने मिर्जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। इस प्रकार से कूटनीति चल के वह प्लासी का युद्ध जीत लेते हैं। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि प्लासी का जो मैदान है वह कहाँ पर स्थित है? बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है या पश्चिम बंगाल में है? तो जो प्लासी का मैदान है दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में है। और प्लासी का युद्ध हमने आपको बताया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। तो इस तरह से प्लासी के युद्ध के बारे में आपने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? निम्न में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? वह कौन सा था शासक जो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया? पहला अलीवर्दी खां, दूसरा सिराजुद्दौला, तीसरा मिर्जाफर और चौथा मीर कासिम। तो आपको बताना है कि वह कौन सा शासक था जो अपनी राजधानी को जहां मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया था। तो वह था दोस्तों मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया था। अगला है 26, सबसे निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा सबसे निर्णायक युद्ध था जिस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो गया। ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी बांडीवास का युद्ध तथा ऑप्शन डी पानीपत का युद्ध। तो जो बक्सर का युद्ध था दोस्तों जो कि यह लड़ा गया 1764 ईस्वी में, 23 जून यह 1764 ईस्वी में लड़ा गया। और इस युद्ध के बाद जो अंग्रेजों का जो भारत में प्रभुत्व था वह स्थापित हो गया। और प्लासी का युद्ध कब हुआ? यह हुआ आपका 1757 ईस्वी में। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था तथा पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है यह होता है 1761 में। पानीपत का युद्ध यह 1761 में हुआ था। इस तरह से जो बक्सर का युद्ध था, तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपको बताना है कि जब बक्सर का युद्ध होता है तो उस समय जो बंगाल का नवाब था वह कौन था? ऑप्शन ए है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी है मिर्जाफर, ऑप्शन सी है मीर कासिम, ऑप्शन डी है नजमुद्दौला। तो आपको यहाँ पे बताना है कि बक्सर के युद्ध के समय
बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था, या फिर मिर्जाफर था, या फिर मीर कासिम था, या फिर नजमुद्दौला था? तो यहाँ पे आपको बताना है कि उसमें बंगाल का नवाब कौन था। तो उस समय दोस्तों जो बंगाल का नवाब था वह था आपका, ये बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था दोस्तों वह था आपका सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। उसके बाद जब बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं तो फिर इसको मिर्जाफर को नवाब बना देते हैं, क्योंकि इसी नवाबी के बदले जो मिर्जाफर था वह अंग्रेजों का साथ देता है। अगला है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? आपको बताना है कि 1760 का जो वांडीवास का युद्ध होता है वह किसके किसके मध्य लड़ा गया, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है प्लासी, ऑप्शन सी है श्रीरंगपट्टनम तथा ऑप्शन डी है वांडीवास। तो यह युद्ध फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया, अंग्रेजों तथा, आप यहाँ लिख लीजिए 1760 का वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज गवर्नर कौन था? अंग्रेज जो अंग्रेज सेनापति था अंग्रेज सेनापति कौन था दोस्तों? वह था आयरकोर्ट। आयरकोर्ट तथा जो फ्रांसीसी सेनापति था वह था काउंट डी लाली। काउंट डी लाली। तो इस तरह से 1760 का जो वानिवास का युद्ध होता है वह अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य होता है, और उसमें अंग्रेज सेनापति आर्कुट था तथा जो फ्रांसीसी सेनापति था वह था आपका काउंट डी लाली। और इसी के बाद से जो फ्रांसीसियों का प्रभुत्व होता है वह भारत में समाप्त होने के कगार पर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो अभी आपको हमने बताया कि फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली था, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा काउंट डी लाली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा, मुगल, राजपूत तथा सिख। तो अंग्रेजों का भारत में सबसे ज्यादा जो विरोध करने वाले थे वह थे आपके मराठा, क्योंकि मराठों का आपका मराठा प्रथम युद्ध होता है, मराठा तृतीय युद्ध होता है तथा आंग्ल मराठा प्रथम द्वितीय और तृतीय तीन युद्ध होते हैं। तो इस तरह से अंग्रेजों का अगर सर्वाधिक विरोध करने वाला कोई था तो वह थे मराठा। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, एक सेकंड, सही है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? आपको बताना है दोस्तों कि जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो उसमें किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ तो आप पहले देख लीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह कब होता है? 1767 से 69 के मध्य। और किसके किसके मध्य होता है? अंग्रेजों तथा अंग्रेजों तथा हैदर अली के मध्य।
हैदर अली के मध्य यह युद्ध होता है। जो प्रथम युद्ध होता है दोस्तों, यह होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, यह 1767 से 69 तक होता है और यह अंग्रेजों तथा हैदर अली के मध्य होता है और इस युद्ध में हैदर अली की जीत होती है। हैदर अली विजयी होता है। और तथा इस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, तो मद्रास की संधि होती है। मद्रास की संधि हुई। तो आपसे पूछा जाता है कि जो आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध होता है उस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, वो मद्रास की संधि होती है और यह युद्ध 1767 से 69 के मध्य होता है तथा इसमें हैदर अली की जीत होती है और यह युद्ध अंग्रेजों तथा हैदर अली के मध्य हुआ था। तो इसमें हैदर अली की जीत हुई थी। तो आपका आंसर जो भी है वह सही होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनुओ के युद्ध में हराया था वह कौन था। ये हैदर अली है दोस्तों। ये आपका हैदर है यहाँ पे। ये आपका है हैदर अली। तो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनुओ के युद्ध में हराया था वह कौन था। कैप्टन पोपहेम, सर आयरक्रूट, सर हेक्टर मुनरो तथा जनरल कोंडा। तो आपको बताना है कि जब आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो उस युद्ध में हैदर अली को हराने वाला कौन सा ब्रिटिश जनरल था, किसने हैदर अली को पोर्टनुओ के युद्ध में हराया था। तो वह था दोस्तों सर आयरकोट। तो आयरकोट ने हैदर अली को पोर्टनुओ के युद्ध में पराजित किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए। तो आपको बताना है कि वह कौन सा भारतीय शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए। हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी शाह आलम तथा ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। आपको बताना है कि वह कौन सा शासक था जिसने विदेशों में विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे। तो वह था दोस्तों टीपू सुल्तान। तो आपका ऑप्शन जो डी होगा यह सही होगा कि वह शासक आपका टीपू सुल्तान था और उसी ने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। आपसे पूछा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके मध्य हुई थी। तो वह हुई थी दोस्तों पहले आप देख लीजिए कि श्रीरंगपट्टनम की संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि यह किसके किसके मध्य हुई, अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य। टीपू सुल्तान के यह मध्य हुई थी। तो इस तरह से जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती और कब हुई थी, तो यह हुई थी 1799 ईस्वी में। तो इस प्रकार से जो रंगपट्टनम की संधि होती है दोस्तों यह होती है, यह 1799 नहीं होती है। चलिए यहाँ देख लीजिए, यह 1784 में होती है। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो वह हैदर अली था या फिर डुप्ले था या टीपू सुल्तान या नंदराज। तो यह संधि होती है अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पे करवाया था? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण बेगम समरू ने कहाँ पर करवाया था? ऑप्शन ए माउंट आबू में, ऑप्शन बी है नैनीताल में, ऑप्शन सी सरगना में तथा ऑप्शन डी है कानपुर में। तो आपको बताना है कि बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किस जगह पे करवाया था? माउंट आबू में करवाया था, या फिर नैनीताल में करवाया था, या फिर सरगना में करवाया था, या फिर कानपुर में? तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा सरगना में। तो सरगना में बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो तथा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो गवर्नर की अगर बात किया जाए तो वह था आपका रॉबर्ट क्लाइव। यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता है भारत का प्रथम गवर्नर वह था रॉबर्ट क्लाइव। जो कि बंगाल का गवर्नर था। भारत का सॉरी ये भारत का बंगाल का गवर्नर पूछा जाता है। दोनों सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो प्रथम गवर्नर वह रॉबर्ट क्लाइव है। और भारत का भी पूछ लिया जाए, नहीं इसको यहाँ पे आप यही लिखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। और अगर भारत की बात करें, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो वह था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। और इसी से जो वारेन हेस्टिंग्स था, रिंग फेस की नींव पूछा जाता है आपसे, रिंग फेस की नींव किससे संबंधित है? तो यह वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। रिंग फेस की नींव वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। तो इस तरह से जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों वह था आपका वारेन हेस्टिंग्स। अगर बंगाल का पूछा जाए तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वह था आपका रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी स्लीमैन, लॉर्ड विंटो, लॉर्ड क्लाइव तथा लॉर्ड विंटो। तो आपको बताना है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वह था लॉर्ड क्लाइव। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह, यहाँ पे है बनारस लिखा हुआ है, ये आपका बनारस है। यहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह था दोस्तों वह किसने किया था? तो आपको बताना है सुजाउद्दौला ने, असफुद्दौला ने, राजा चेत सिंह तथा राजा महीप नारायण। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए विरुद्ध बनारस विद्रोह।
तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है सुजाउद्दौला, आपका ऑप्शन बी है आसफुद्दौला, ऑप्शन सी राजा चेत सिंह तथा ऑप्शन डी है राजा महित नारायण सिंह। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो आपका जो ऑप्शन सी है यह सही है, क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? आपको बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना होती है तो उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वह कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड बेंटिक। तो आपको बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय जो बंगाल का जो गवर्नर था दोस्तों वह कौन था? तो वह था आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वह था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो इस तरह से आपका 39 क्वेश्चन हो गया। अब आइए 40 की तरफ चलते हैं। रिंग फेस की नीति का संबंध किससे है? अभी आपको हमने बताया था वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कि इसका संबंध किससे है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रिंग फेस की नीति का संबंध किससे है? ए हेनरी लॉरेंस से, बी वारेन हेस्टिंग्स से, सी डलहौजी से तथा डी रॉबर्ट क्लाइव से। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो संबंध है दोस्तों वह है रिंग फेस की नीति से। और जो डलहौजी का संबंध है तो इसका संबंध व्यपगत सिद्धांत से है। व्यपगत सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यपगत सिद्धांत से किसका संबंध है तो व्यपगत सिद्धांत से डलहौजी का संबंध माना जाता है तथा जो रिंग फेस की नीति का संबंध माना जाता है वह है वारेन हेस्टिंग्स से। तो इस तरह से आपका जो 40 क्वेश्चन होता है यह कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 41, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव तथा ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली होती है वह किसके द्वारा लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा या फिर विलियम बेंटिक के द्वारा या फिर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, फिर लॉर्ड कर्जन के द्वारा, किसके द्वारा? तो यह लागू की जाती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो दोस्तों जो बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली होती है किसके द्वारा लागू की गई थी? तो वह लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और जब वारेन हेस्टिंग्स आता है तो यह द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। और यह कब किया? 1772 ईस्वी में। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला कौन सा, किसके द्वारा लागू की गई थी? तो वह था रॉबर्ट क्लाइव। और इसको समाप्त किसने किया था? तो इसको समाप्त वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और कब किया था? 1772 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके खिलाफ महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो महाभियोग का मुकदमा चलाया जाता है दोस्तों वह चलाया जाता है वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। तो वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अगला है भारत में न्यायिक संगठन ये है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने तथा लॉर्ड कर्जन ने। तो आपको बताना है कि भारत में जो न्यायिक संगठन की स्थापना होती है
वह किसके द्वारा की जाती है? तो वह की जाती है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसी के समय में कहा जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था की जो शुरुआत होती है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय होती है। तो इस तरह से जो न्यायिक संगठन की स्थापना की जाती है दोस्तों, वह की जाती है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और जो आपका लॉर्ड कर्जन है, तो इसके समय में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन यह कब होता है? 1905 में। और दूसरा आप देखेंगे लॉर्ड मेयो, तो इसने प्रथम बार नियमित जनगणना करवाया था। नियमित जनगणना इसके समय में हुई थी। यहाँ पे आप लिख लीजिए, लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम बार 1881 में नियमित जनगणना हुई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो लॉर्ड कर्जन होता है, इसके समय बंगाल विभाजन हुआ था जो कि 1905 में हुआ था, और लॉर्ड मेयो के समय में 1881 में प्रथम बार नियमित जनगणना करवाई गई थी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में, बलिया में, गोरखपुर या वाराणसी में? तो जो इसकी कब्र है वह गाजीपुर में स्थित है। आपका आंसर ये सही होता है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला मराठा सरदार कौन था? आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा मराठा सरदार था जिसने सर्वप्रथम सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी है रघुजी भोसले, ऑप्शन सी दौलताराव सिंधिया तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो वह था दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसने 31 दिसंबर 1802 को सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो 31 दिसंबर 1802 को यह सहायक संधि स्वीकार किया। तो इस तरह से जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था वह था पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो सहायक संधि थी वह किसके द्वारा लाई गई थी या फिर किसके काल में क्रियान्वित की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी सर जॉन शोर तथा ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो सहायक संधि थी वह किसके काल में क्रियान्वित की गई थी? तो वह था लॉर्ड वेलेस्ली। तो सहायक संधि जो आपकी क्रियान्वित होती है वह लॉर्ड वेलेस्ली के समय में क्रियान्वित होती है। जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था यह आपका प्रशासनिक से संबंधित था, न्यायिक या न्यायिक व्यवस्था से संबंधित था। इसके समय न्यायिक व्यवस्था लाई गई और इस तरह से जो लॉर्ड वेलेस्ली था इसके समय में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। अगला आपका क्वेश्चन बनता है कि सती प्रथा को गैर कानूनी कौन घोषित किया था? सती प्रथा को गैर कानूनी कौन घोषित किया था दोस्तों? यहाँ पे यह चलेगा, किया था वारेन हेस्टिंग्स ने,
विलियम वेंटिक ने, कॉर्नवालिस ने या फिर कर्जन ने। आपको बताना है कि जो सती प्रथा थी इसको गैर कानूनी किसने घोषित किया, वारेन हेस्टिंग्स ने किया या फिर विलियम वेंटिक ने किया या कॉर्नवालिस ने किया या फिर कर्जन ने किया। तो इसको विलियम वेंटिक ने इसको गैर कानूनी घोषित किया था। और कब किया, तो 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में विलियम वेंटिक ने इसे विलियम वेंटिक ने सती प्रथा को सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। गैर कानूनी घोषित किया। तो इस तरह से जो गवर्नर था वह था लॉर्ड विलियम वेंटिक। अगला क्वेश्चन आपका है, सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? 1825 में, 1827 में, 1829 में या फिर 1830 में। तो इसकी डेट बतानी है कि सती प्रथा जो समाप्त की गई थी इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो 1825, 1827, 1829 या फिर 1830 में। तो सती प्रथा जो समाप्त की गई थी दोस्तों वह थी 1829 में। और हमने बताया कि किसके द्वारा, तो लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बंगाल में दासों का निर्यात रोक दिया गया? 1764 में, 1789 में, 1858 या फिर 1868 में। तो आपको बताना है कि किस वर्ष में बंगाल से दासों का जो निर्यात था उसको रोक दिया गया था। 1764 या फिर 1789 या फिर 1858 या फिर 1868 में। तो 1789 में दोस्तों बंगाल से दासों का जो निर्यात था उसको रोक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो आपको बताना है कि जो सिक्किम का भारत में विलय किया था यह किसने किया था। तो 1 मिनट दोस्तों बताते हैं आपको। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने, लॉर्ड डलहौजी ने तथा लॉर्ड ऑकलैंड में। तो जो सिक्किम का भारत में विलय करता है दोस्तों वह करता है लॉर्ड डलहौजी ने, क्योंकि इसी की यह नीति यह अन्य राज्यों को अपने राज्य में मिला देता था, अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लेता था। और इसीलिए लॉर्ड डलहौजी के संबंध लॉर्ड डलहौजी का संबंध लॉर्ड डलहौजी का संबंध व्यपगत सिद्धांत था। व्यपगत सिद्धांत, इसे आप हड़प नीति भी कहते हैं। हड़प नीति। तो आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प नीति का संबंध किससे था? हड़प नीति का संबंध किससे माना जाता है? तो वह हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से था। और दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि जो व्यक्तिगत सिद्धांत था इसका संबंध किससे था, किस गवर्नर जनरल से था? तो वह था लॉर्ड डलहौजी से। और आपका यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम का भारत में विलय जो किया था वह था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत में
जो प्रथम रेलवे लाइन थी किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो जो भारत में रेलवे लाइन का जो विस्तार होता है सॉरी, भारत में जो रेलवे लाइन का जो विस्तार होता है दोस्तों वह होता है लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही होता है। अगला क्वेश्चन है 52, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो पहली रेलवे लाइन थी वह कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 1853 में, ऑप्शन बी है 1850 में, ऑप्शन सी है 1840 तथा ऑप्शन डी 1890 में। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा 1853 में। तो भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? वह शुरू की गई थी 1853 में। तो इस तरह से आपका 52 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में, जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था दोस्तों वह किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में या फिर लॉर्ड लॉरेंस के समय में? तो आपको बताना है कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था वह किसके समय में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग तथा लॉर्ड लॉरेंस। तो जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया जाता है वह किया जाता है लॉर्ड कैनिंग के समय में, क्योंकि जो विधवा विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया जाता है वह कि 1856 में, और उसमें जो वायसराय थे, जो गवर्नर जनरल थे, वह थे लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह से आपका आंसर भी सही होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग तथा ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो भारत का जो प्रथम वायसराय नियुक्त होता है वह होता है लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह से भारत का जो प्रथम वायसराय नियुक्त होता है दोस्तों वह होता है लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को, दास प्रथा, यहाँ पे आपका दास प्रथा है, यहाँ पे यह आपकी सॉरी ये दास प्रथा है, यहाँ पे आपका तय नहीं था है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। दास प्रथा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलिनबरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तथा सर जॉन सोल ने। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दास प्रथा का समाप्त, दास प्रथा का मतलब कि दास प्रथा को किसने खत्म किया था, किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, या फिर लॉर्ड एलिनबरो ने किया था, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, या फिर सर जॉन सोल ने किया था? तो जो दास प्रथा का जो समाप्त किया जाता है दोस्तों वह किया जाता है लॉर्ड एलिनबरो के द्वारा। तो लॉर्ड एलिनबरो ने दास प्रथा का अंत किया था। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? जो अस्थायी बंदोबस्त था दोस्तों यह किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सोल तथा लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपको बताना है कि जो अस्थायी बंदोबस्त था यह किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, या फिर सर जॉन सोल के संबंध में, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली के संबंध में? तो आपको बताना है कि जो अस्थायी बंदोबस्त था यह किसके समय में शुरू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आपसे बताना है कि यह किसके समय में शुरू किया गया था। तो जो अस्थायी बंदोबस्त था दोस्तों इसमें आपको बताना है कि यह किसके समय में शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू किया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
पेशवाई को कब समाप्त किया गया? क्योंकि जब आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध होता है, आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध होता है, आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध होता है, तो उस समय जब तृतीय युद्ध होता है 1817 से 18 में, तो उसी समय जो मराठाओं की जो पेशवाई रहती, क्योंकि मराठा उसमें पराजित होते हैं, क्योंकि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है उसमें मराठा पूरी तरह से पराजित होते हैं, और पराजित होने के बाद जो अंग्रेज रहते हैं उनके सारे क्षेत्र को ले लेते हैं तथा उनकी जो पेशवाई रहती है उसको समाप्त कर देते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो मराठाओं की पेशवाई थी वह कब समाप्त की गई थी? 1858 में, 1818 में, या फिर 1861 में, या फिर 1802 में? तो जो अंग्रेजों की जो मराठाओं की पेशवाई समाप्त की गई थी वह थी 1858 में। 1818 में इनकी पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने पहली बार भारत में जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? ऑप्शन ए है रिपन, ऑप्शन बी है लिटन, ऑप्शन सी है, एक मिनट, तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने प्रथम बार जनगणना, जिसने पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी, तो वह किसने करवाई थी? तो वह करवाई थी रिपन ने। लेकिन जो नियमित जनगणना होती वह होती लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और वह होती 1851 में। तो आपका जो आंसर होगा वह सही होगा कि रिपन ने पहली बार भारत में जनसंख्या की जनगणना करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी? आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वह वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो, तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो की जो हत्या होती है यह उसके शासनकाल में कर दी जाती है। और यह हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो यह हत्या एक कैदी के द्वारा की जाती है। तो वह जो वायसराय था लॉर्ड मेयो, जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी जाती है। और अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड कैनिंग को, या फिर लॉर्ड रिपन को? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो माना जाता है वह माना जाता है लॉर्ड रिपन को। तो इस तरह से आपका जो आंसर डी है वह सही होता है। तो इस प्रकार से आपका जो 7 क्वेश्चन की जो सीरीज थी दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो फिर इसके आगे हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे और आपको फिर उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।